500 साल पहले की बात है। सेंगोकू पीरियड के दौरान एक बॉय पैदा हुआ मिचिकात्सु सुगिकुनी। उसका ट्विन ब्रदर था योरुइची सुगिकुनी और योरुइची डेस्टिन्ड था एक टेंपल में जाने के लिए जब वो 10 साल का हो जाए, क्योंकि उसको एक स्कार था जो कि बहुत अजीब दिखता था। इसी वजह से मिचिकात्सु और योरुइची बहुत अलग अलग तरीके से बड़े हुए। योरुइची को बाकी फैमिली से अलग रखा जाता था एक कन्फाइंड स्पेस में, एक छोटे से रूम में। इसको देख के मिचिकात्सु को बहुत ज़्यादा दया आती थी उसके ऊपर और उस कभी कभी वो अपने बाप से छुप के योरुइची से मिलने चला जाया करता था। और जब भी वो उसे देखता था वो योरुइची अपनी माँ के पल्लू से ही बंधा रहता था और इसलिए उसे लगता था कि वो डेफ है, वो कुछ बोल नहीं सकता ना कुछ सुन सकता है। इसलिए उसने एक फ्लूट उसे ला के दिया था योरुइची को मिचिकात्सु ने, कि वो उससे खेल सके और उसे रिमेंबर कर सके। और जब मिचिकात्सु 7 साल का होता है और अपनी सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है, योरुइची वहाँ पे आता है और तब मिचिकात्सु पहली बार योरुइची के मुंह से कुछ सुनता है जब वो पूछता है उससे कि आपको क्या सबसे ज़्यादा ताकतवर सोर्ड्समैन बनना है। और क्योंकि योरुइची को टेंपल जाना है तो कोई भी उस पर सोर्ड्समैनशिप नहीं सिखाता और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर भी जब भी मिचिकात्सु प्रैक्टिस करता था सोर्ड्समैनशिप की, तब भी योरुइची उसे देखने आ जाता था। पर एक दिन क्या हुआ, उसके जो फादर का सबॉर्डिनेट था, जो योरुइची और मिचिकात्सु के फादर का सबॉर्डिनेट था, उसने योरुइची को दी एक सोर्ड, एक प्रैक्टिस सोर्ड कि आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एकदम उसको सिर्फ 1-2 बार सिखाया था, तभी योरुइची ने उस पर 6 हिट्स लैंड कर दी उस सोर्ड से, और जो कि मिचिकात्सु आज तक नहीं कर पाया था। इसके बाद मिचिकात्सु बार बार हाउंड करता है योरुइची को, उसको बताने को कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो। और योरुइची जब उसे बोलता है वो बिल्कुल शॉक रह जाता है। योरुइची उसे बोलता है कि मुझे कोई भी मकसद नहीं है मेरा लड़ने का किसी से भी, और मुझे समुराई नहीं बनना है। और फिर वो उसे एक चीज़ बताता है कि जब भी मैं लड़ने वाला होता हूँ तो मैं एक डीप ब्रीथ लेता हूँ, जिससे मैं अपनी बोन अलाइनमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन और अपना ब्लड फ्लो है उसे मॉनिटर कर सकता हूँ। ये इंडिकेशन था आगे एक सन ब्रीदिंग का जो योरुइची आगे डेवलप करेगा। मिचिकात्सु को अब 2 चीज़ें सताने लगी थी। पहला कि ये कि उसका भाई जो इतना टैलेंटेड था फिर भी वो अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा था और सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस नहीं करता था। दूसरी चीज़ ये कि अब जब उसके डैड को पता चल गया था कि उसका छोटा भाई कितना टैलेंटेड है, तो अब टेंपल में जाने की बारी उसकी है और सक्सेसर बनेगा उसका छोटा भाई। योरुइची को भी ये चीज़ें समझ में आ गई थी, इसलिए जब उनकी माँ गुजर चुकी थी तब वो आया बिड फेयरवेल करने के लिए मिचिकात्सु के पास। मिचिकात्सु को सिर्फ उसने इतना बताया कि मदर हैज़ पास्ड अवे, और फिर वो जा रहा है टेंपल पे, और स्माइल करते करते वो टेंपल चला गया। मिचिकात्सु को भी समझ नहीं आया ये क्या हो रहा था। जब उसने उसकी मदर की डायरी देखी तब उसने देखा कि असली सक्सेसर बनने वाला था योरुइची, और वो अपनी मदर से जब क्लिंग नहीं करता था, उसकी मदर बहुत ज़्यादा वीक थी इसलिए उन्हें वो सपोर्ट करता था। सारी चीज़ें जो मिचिकात्सु को पता होनी चाहिए थी वो योरुइची को पता थी, और योरुइची इतना टैलेंटेड भी था। उसके बाद से ही मिचिकात्सु को एक जलन सी होने लग गई योरुइची से, और वो चाहता था कि वो मर जाए। 10 साल बाद मिचिकात्सु ने शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। अब वो था हेड ऑफ द फैमिली, और एक नाइट जब उसके कैंप में डीमंस अटैक कर जाते हैं और वो सिर्फ एक लास्ट सर्वाइवर होता है, तब वहां पहुंच जाता है योरुइची, और योरुइची उसे सेव कर लेता है। उसकी स्ट्रेंथ और स्किल देख के बहुत जेलस हो जाता है हमारा मिचिकात्सु, और फिर वो अबैंडन कर देता है अपनी फैमिली को और चला जाता है योरुइची के साथ ट्रेन करने और एक डीमन हंटर बनने के लिए। मिचिकात्सु ने वहां पे देखा कि योरुइची सिखा रहा है अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स बाकी डीमन स्लेयर्स को, पर डीमन स्लेयर्स जो उसकी टेक्निक से कंपैटिबल नहीं थे, इसलिए उसने अपनी जो टेक्निक्स थी उनको ऑल्टर किया उनसे कंपैटिबल होने के लिए, और तब आविष्कार किया उसने अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स का। मिचिकात्सु ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसने डेवलप की थी मून ब्रीदिंग स्टाइल, जो कि सन ब्रीदिंग के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल मानी जाती है, और उसका डीमन स्लेयर मार्क भी आ गया था। पर भी वो हमेशा योरुइची की तरफ देख के जेलस ही रहता था, क्योंकि वो उसकी सन ब्रीदिंग को अभी तक भी बीट नहीं कर पा रहा था। मिचिकात्सु हमेशा बहुत प्राइड से कहता था कि उनकी ब्रीदिंग स्टाइल्स को अब आगे ले जाने वाले और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पर योरुइची उसे हमेशा बोलता था कि ऐसा कोई नहीं होने वाला, और सन और मून ब्रीदिंग उनके साथ ही खत्म हो जाएंगी, और उससे उसे और डर लगने लगा। उसके बाद जिस डीमन स्लेयर्स ने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन किया था वो भी मरने वाले थे, और गोल्डन एज ऑफ डीमन स्लेयर्स भी खत्म होने वाली थी। ये सब फियर करने के बाद मुजान ने इसका फ़ायदा उठाया और उसने उसको बोला कि क्या तुम डीमन बनना चाहोगे, और तब वो मुजान का ब्लड पी के बन जाता है कोकुशिबो। उसे 3 दिन लगे थे डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए, और इवेंचुअली वो बन जाता है 12 किजुकी का अपर मून 1 डीमन। आफ्टर 60 ईयर्स कोकुशिबो और योरुइची वापस आमने सामने आते हैं, और कोकुशिबो अपने भाई को देख के चौंक जाता है, क्योंकि अब वो जो पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखता था अब वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, और वो इतना ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगा है, इतना ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगा है। फिर भी वो बोलता है कि कोकुशिबो मैं तुम्हें मारूंगा भाई, जो तुमने किया है, तुम डीमन कैसे बन गए। उसके बाद जब उसने मारने दौड़ता है और जो अपनी वो एक ऑरा बनाता है योरुइची, उसे डर जाता है कोकुशिबो डीमन होने के बाद भी।
योरोइची गला काटने की कोशिश करता है कोकोशिबो की, और योरोइची काट नहीं पाता है उसका गला, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और वो वहीं पे ही और इन स्टांस, जो स्पोर्ट्समैन का स्टांस होता है उसमें मर जाता है वो, और वो मर जाता है ओल्ड एज की वजह से, ना कि उसे कोकोशिबो ने मारा होता है। इसलिए कोकोशिबो फिर भी रोता है और उसे बोलता है कि आई हेट यू, एक फेयर मैच से पहले तुम कैसे मर सकते हो। और जब वो उसे काटता है तब उसे वो फ्लूट दिखती है जो उसने उसने बचपन में दी थी, और उसे रोना आ जाता है। कोकोशिबो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है डीमन स्लेयर के अंदर, क्योंकि वो मुझे याद दिलाता है मेरे फेवरेट कैरेक्टर की इन ऑल ऑफ एनिमे, ओइकावा तोरू, जो कि हाइक्यू का कैरेक्टर है। अगर उसका आप कैरेक्टर आर्क देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है कोकोशिबो से। उसके साथ भी जो कागेयामा था वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, और इसकी वजह से वो भी डिप्रेशन में चला गया था, वो सब कुछ हारने वाला था और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गया था। पर जब उसे उसका जो कोच है वो बहुत सही चीज़ बोलता है, क्योंकि इन लाइफ भी आपको पता है कि ऐसे लोग आते हैं जो कि आप जो चीज़ को 6 महीने 5 महीने से कर रहे हैं, और वो आते हैं वो एक दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो चीज़ को ढंग से कर लेते हैं, और आपको लगता है कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो आपको उससे निराश नहीं होना है कभी भी। जो हमें सीखना है इस एनिमे कैरेक्टर्स से कि हमें कभी भी इन चीज़ों से निराश नहीं होना है। सबका अपनी एक जर्नी होती है, सबका अपना एक टाइम होता है, तो जब आपका टाइम आएगा तब भी आप भी वो एक चीज़ सीख पाएंगे। बहुत आसान है हम सबके लिए ये कहना कि वो तो बहुत टैलेंटेड है, मैं उससे कभी नहीं हरा पाऊंगा इस चीज़ के अंदर, वो गिफ्टेड है, वो नेचुरल टैलेंट है। पर उसके अंदर आपने अपना 100% दिया है तब आप ये चीज़ बोलिए। आपने अपना 80% दिया, 50% दिया, उससे पहले अगर आप ये चीज़ बोलेंगे तो वो गलत है। 100% दो अपना, फिर आप ये बोलो कि हाँ वो मुझसे अच्छा है क्योंकि वो नेचुरली गिफ्टेड है, पर मैं 100% दे रहा हूँ अपना।